करने पूछे इसमें के टर्म्स, या आपको इसमें के एक 3 स्टेप्स है इसमें के, तो 3 स्टेप्स में से कोई भी एक स्टेप आपको पूरी यहाँ पे डिश बना रहे हैं और उसकी हमें रेसिपी कहाँ से मिलती है, जैसे बुक से मिलती है, रेसिपी बुक से मिल गई या यूट्यूब से मिल गई या किसी और चीज से मिल गई। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनाने की रेसिपी हमें डीएनए से मिलेगी। और वी कैन हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो कि बहुत ज्यादा सिंपल थी, अब अभी आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा सिंपल लगेगी आपको। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। यहाँ पे हम हमारा साइंस 1 एंड साइंस 2 की प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर जो था उसे हमने कंप्लीट कर लिया था, एंड इन दिस वीडियो वी विल बी मूविंग टू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस 2 विच इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, एंड ऐसे ही हम अल्टरनेटिवली साइंस 1 एंड साइंस 2 को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अलॉन्ग विथ दिस सीरीज़ में आपको साइंस 1 के सीरीज़ की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन गो एंड वॉच देम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर। एज यू कैन सी इन द नेम ऑफ द चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द हेरिडिटी एंड देन द इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी होती कैसी है, तो उन सब की इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट पार्ट में लेंगे, और देन सेकेंड इवोल्यूशन क्या है, कैसे हुआ, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम सेकेंड पार्ट में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हेरिडिटी से। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें याद रखने हैं, या यूँ कहूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत। तो देखते हैं इस चैप्टर में कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो हेरिडिटी जो कि चैप्टर में ही है। सो हेरिडिटी इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर पेरेंट्स पास जेनेटिक ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। एंड हेरिडिटी ये एक ऐसी टर्म है जिसमें जो पेरेंट्स है वो अपने ऑफस्प्रिंग को वो कैरेक्टर्स पास करते हैं। वी कैन से इट इज ऑफन कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। जो पेरेंट्स है वो अपने कैरेक्टर्स अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं थ्रू देयर डीएनए। वी ऑल नो दैट। अब वो डीएनए में कैसे ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स क्या है, फिर उसमें क्या चेंजेस आते हैं, जीन क्या होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आपको बस इतनी टर्म याद रखनी है, हेरिडिटी होता क्या है। सो हेरिडिटी इज नथिंग बट द पासिंग जेनेटिक traits, or we can say the characters from parents to the offspring, और उसे हम inheritance भी बोलते हैं। और उसी हेरिडिटी में पास ऑन करते टाइम कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं जिसे हम वेरिएशन बोलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से बनती है दैट इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बिहेवियरल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स विदिन अ स्पीसीज often caused by genetic recombination during sexual reproduction और DNA copying error। ये हार्ड वर्ड्स देख के आपको डर नहीं जाना है, ये सिंपली इतना ही बोल रहा है कि वेरिएशन डिफरेंसेस है जो कि चेंज होते जाते हैं। लेट्स से वी ऑल नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे 2 टाइप के रिप्रोडक्शन है जो हमें आगे भी पढ़ने हैं, और आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी ऑल नो दैट एग एंड स्पर्म, इसे हम गैमेट्स बोलते हैं, जो कि फ्यूज होते हैं। अब ये दोनों जब बनते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, और उसी चेंजेस को हम वेरिएशंस बोलते हैं। जो पेरेंट्स के सब कैरेक्टर्स है वही आते हैं, बट उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, उसे ही हम वेरिएशन बोलते हैं। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से वेरिएशन नहीं आती। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये किसकी वजह से हो सकता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है, या कुछ और चेंजेस की वजह से हो सकता है। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है उसका डीप में आपको नहीं जाना है, बट आपको पता होगा कि मियोसिस होता है ना, माइटोसिस एंड मियोसिस आपने पढ़ा होगा।
तो मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसकी वजह से जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसे हम बोल सकते हैं कि वो एक वेरिएशन का कॉज हो सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर एक कॉज है वेरिएशन का। तो ऐसे वेरिएशंस हो सकते हैं। अब वेरिएशन का इम्पोर्टेंट क्या है वो भी हमें जानना है। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि वेरिएशन होते तो है बट उसका इम्पोर्टेंस क्या है। बिकॉज वेरिएशन का इम्पोर्टेंस बहुत बार पूछा गया है। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं उसे स्लाइड में ऐड करना भूल गई थी आई थिंक सो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार उसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहले तो वी कैन से इवोल्यूशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हम आगे इवोल्यूशन देखने ही वाले हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से थेरीज आए थे। बट इवोल्यूशन के पार्ट में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है कि अगर चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में तो हमें भी अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें अगर खुद को अडेप्ट करना होगा तो हमें अपने आप को भी अडेप्ट करना होगा, अपने आप में भी वेरिएशंस लाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन होता है। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, इतना इस पर फोकस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। बट उसका इंपॉर्टेंस ये है कि इवोल्यूशन आ सकता है, देन हमें वेरिएशन देखने मिल सकते हैं, अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग टाइप के ट्रेड्स देखने मिल सकते हैं। अभी लेट्स से वी कैन से आई का कलर है, आपके पेरेंट्स का आई का कलर है ब्राउन बट आप में आ गया है ग्रीन या ब्लू, तो ये एक तरह का वेरिएशन हो गया, एक तरह का चेंज हो गया। तो हमें अलग अलग वेरिएशंस देखने मिल सकते हैं जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंस आपको मिल सकते हैं। और भी ये तो बेसिक पॉइंट्स थे क्यों वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस जानने से पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगी। अब यूँ कहूँ जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा, जो टर्म्स हमने स्टडी किए, वेरिएशन हो गया, हेरिडिटी हो गया, तो वो डेफिनेशंस थे जो कि आपको डिफाइन करने पूछ सकते थे या फिर आपको उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछ सकते, उसके इम्पोर्टेंस के थ्रू पूछ सकते थे। बट यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स आपके लिए लगेगी, मेरे लिए तो कॉम्प्लेक्स नहीं थी, बिकॉज हम बहुत उससे गो थ्रू कर चुके हैं। एक बार आप उसमें बहुत बार गो थ्रू करोगे तो वो इट विल बी नॉट हार्ड फॉर यू। प्रोटीन सिंथेसिस आपके लिए फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी, बट ये आपको बहुत आपका बेसिक है जो आपको आगे बहुत काम आएगा। तो आपको ये स्किप बिल्कुल नहीं करना है। पूरी प्रोसेस कभी पूछी नहीं जाती पेपर में, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, हो सकता है इसे आपको डिफाइन करने पूछे इसमें के टर्म्स, या आपको इसमें के एक 3 स्टेप्स है इसमें के, तो 3 स्टेप्स में से कोई भी एक स्टेप आपको पूरी पूछ जाए तो ऐसी बात हो सकती है। या एमसीक्यू में हो सकता है, उसके इम्पोर्टेंस में हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें पूछी जा सकती है, पूरी स्टेप्स आपको पूछे नहीं जाती। तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा उसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं जो आपको याद होनी चाहिए वो याद रखने हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो मैं आपको बता दूं, जो हम फूड खाते हैं लेट्स से उसमें प्रोटीन है, अब वो प्रोटीन यूजेबल फॉर्म में नहीं होता, उसे हमें फिर से तोड़ना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, तभी वो यूजेबल फॉर्म में बनता है। अब ये प्रोटीन जब हम खाएंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और एब्जॉर्ब होते टाइम वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक साथ एक दूसरे से अटैच होते हैं तब प्रोटीन बनता है ना। अब ये प्रोटीन जब टूटेगा तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा और ये अमीनो एसिड अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट होकर सेल्स में चले जाएंगे। अब सेल्स में बहुत सारे अमीनो एसिड है और हमें अब क्या करना है, अमीनो एसिड को एक सिस्टमैटिक वे में लगाना है सो दैट एक यूजफुल प्रोटीन हमें मिले और हम उसे यूज कर सकें। ठीक है, और प्रोटीन हमें हर जगह लगता है हमारे बॉडी में, इसीलिए उसे बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब प्रोटीन सिंथेसिस में हम करते क्या है और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या इन्वॉल्व होता है, तो जो हमें पता होगा कि ये डीएनए से स्टार्ट होता है और डीएनए को जब हम आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तब उससे हमें प्रोटीन बनाने में हेल्प होती है। और ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है, और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, दैट प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। डीएनए के थ्रू, आरएनए के थ्रू हम यहाँ पे प्रोटीन बना रहे हैं और इसी को ही हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं।
और ये सेंट्रल डॉगमा की डेफिनेशन आपको आ सकती है. व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, तो आपको याद रखना है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ, आई एम चेंजिंग माय कलर सो यू कैन अंडरस्टैंड इट. Synthesis of protein through DNA and RNA is called central dogma. So ये सेंट्रल डॉगमा की डेफिनेशन हो गई. हमें डीएनए को पहले आरएनए में कन्वर्ट करना है, देन आरएनए को प्रोटीन में. अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसे हम आरएनए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे हम आगे देखते हैं. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई. और जैसे आपको पता है कि कोई भी हम रेसिपी बना रहे हैं, लेट्स से कोई भी हम यहाँ पे डिश बना रहे हैं और उसकी हमें रेसिपी कहाँ से मिलती है, लेट्स से बुक से मिलती है, रेसिपी बुक से मिल गई या यूट्यूब से मिल गई या किसी और चीज़ से मिल गई. तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनाने की रेसिपी हमें डीएनए से मिलेगी और वी कैन से जेनेटिक कोड से मिलेगी. अब जेनेटिक कोड क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ. बेसिकली ये जो जीन्स पे प्रेजेंट होते हैं, कोड जो जीन्स पे प्रेजेंट होता है उसे हम जेनेटिक कोड बोलते हैं. तो प्रोटीन बनाने की रेसिपी कहाँ पे है, जेनेटिक कोड में है. और अबे हमें उसे जेनेटिक कोड को क्या करना है, लेट्स से वो एक इंफॉर्मेशन है, अब उस इंफॉर्मेशन को हमें प्रोटीन में कन्वर्ट करना है आरएनए की मदद से. आरएनए का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है. आरएनए की मदद से वो जेनेटिक कोड को हमें प्रोटीन में सिंथेसाइज करना है. अब आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं. आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं. आई थिंक सो यू ऑल नो. फर्स्ट आरएनए इज mRNA, सेकेंड आरएनए इज tRNA एंड थर्ड आरएनए इज rRNA. अब mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, ये मैसेज लेके जाता है. tRNA दैट मीन्स ट्रांसफर आरएनए, जो कि ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को. rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए, जो कि हमें राइबोसोम में मिलता है. तो यहाँ पे हमें ये तीनों भी आरएनए की हेल्प लेनी है और प्रोटीन बनाना है. तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोटीन सिंथेसिस. सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है बेसिक सा वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सो दैट आपको आगे कुछ ये ना हो. थोड़ा सा ही पार्ट डिस्कस करेंगे. ये है डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं. ये होता है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, जो आप येलो कलर से देख रहे हैं वो है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड. शुगर और फॉस्फेट यहाँ पे कनेक्ट होता है और उनसे ही एक वी कैन से एक बेस कनेक्ट होता है, नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं. और वो नाइट्रोजिनस बेस क्या करता है, दूसरे नाइट्रोजिनस बेस को कनेक्ट करके रखता है, जिसे हम बेस पेयर्स बोलेंगे. यहाँ पे ये दोनों के पेयर्स बना के बैठे हैं. ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है जो कि सेम रहती है. शुगर एंड फॉस्फेट ऐसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये नाइट्रोजिनस बेसेस है जो कि दूसरे नाइट्रोजिनस बेसेस से कनेक्ट होते हैं और ये एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. अब इसमें 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, विच इज थाइमीन, एडेनाइन, ग्वानाइन एंड साइटोसाइन. थाइमीन हमेशा एडेनाइन के साथ बेस पेयर बनाता है एंड ग्वानाइन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बेस पेयर बनाता है. और यहाँ पे डबल बेस पेयर होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. सॉरी, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. अब इन केस ऑफ आरएनए, ये डीएनए की बात थी, अब आरएनए में सिर्फ एक ही चेंज होगा, विच इज दैट के थाइमीन की जगह यहाँ पे हमें यूरेसिल देखने मिलेगा. यूरेसिल एडेनाइन के साथ बेस पेयरिंग करेंगे एंड ग्वानाइन साइटोसिन के साथ. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि थाइमीन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल होता है. दैट्स इट. तो ये हो गया बेसिक डीएनए का स्ट्रक्चर. अब जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स है. पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा स्टेप है ट्रांसलेशन एंड द थर्ड स्टेप इज ट्रांसलोकेशन. ठीक है, ऐसे 3 स्टेप है. तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप से, विच इज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो आते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन पे. अब आपको पता होगा जीन मतलब क्या, फिर भी मैं आपको बता दूं. जैसे हमने डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ा, तो एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट जीन कहलाता है. डीएनए बहुत बड़ा है, बहुत 2 मीटर लॉन्ग है. एक सेल का डीएनए, हर सेल में डीएनए होता है, एक सेल के डीएनए नियरली अबाउट 2 मीटर लॉन्ग है. बट हमें इतना पूरा डीएनए हमें
प्रोटीन सिंथेसिस करने में यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ छोटा सा पार्ट यूज़ करना है, छोटा सा सेगमेंट यूज़ करना है डीएनए का, जिसे हम जीन बोलते हैं. सो जीन इज नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच वी विल बी यूजिंग टू ट्रांसक्राइब और टू फॉर्म द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, तो यहाँ पे हम जीन को यूज़ करेंगे और जीन का यूज़ करके हम यहाँ पे एक आरएनए बनाएंगे और वो होगा हमारा mRNA, मैसेंजर आरएनए, जो हमारा मैसेज लेके जाएगा साइटोप्लाज्म में. अब साइटोप्लाज्म में क्यों लेके जाएगा, तो बता दूं मैं आपको डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है. हम सबको पता होगा डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा, राइबोसोम के अंदर. और राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर, यानी कि साइटोप्लाज्म में. ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. तो हमें यहाँ पे जो डीएनए का जो जेनेटिक कोड है उसे हम साइटोप्लाज्म में लेके आएंगे थ्रू एमआरएनए. सो यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म में क्या करेंगे, हम हमारे एमआरएनए को लेकर आएंगे और यहाँ पे हम हमारा राइबोसोम के अंदर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए हमारा जो जेनेटिक कोड है वो लेकर आएगा, मैसेज लेके आएगा, और वो ही हमारी प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन की. ठीक है, सो देखते हैं हमारा ट्रांसक्रिप्शन में एक्चुअली होता क्या है. थोड़ी इमेज ब्लर है बिकॉज वो वैसे ही इमेज मिली मुझे, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट है. यहाँ पे आता है आरएनए पॉलीमरेज. क्या आता है, आरएनए पॉलीमरेज. अब आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है एक एंजाइम. आरएनए पॉलीमरेज इज नथिंग बट दी एंजाइम. वो हेल्प करता है प्रोटीन को अनवाइंड करने में और प्रोटीन को ट्रांसक्राइब करने में. ठीक है, सॉरी, डीएनए को अनवाइंड करने में और डीएनए को ट्रांसक्राइब करने. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, आरएनए पॉलीमरेज कम, ये यहाँ बाइंड हो जाता है, ये डीएनए को ऐसे अलग करता है, अनवाइंड करता है, खोलता है. वी कैन से, इतने डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ये क्या करता है, खोलता है पूरे डीएनए को और यहाँ पे दोनों भी स्ट्रैंड को अलग करता है. अब ये हो गई हमारी फर्स्ट स्ट्रैंड और ये हो गई हमारी सेकेंड स्ट्रैंड. ठीक है, अब जो सेकेंड स्ट्रैंड हो गई, जो सेकेंड स्ट्रैंड है उसके ऊपर एक एमआरएनए बनेगा. ये है हमारा एमआरएनए, एक एमआरएनए की स्ट्रैंड बनेगी जो यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं ATGC, उसके अपोजिट, उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बेस पेयर्स ऐड होते जाएंगे. ठीक है, उसके अपोजिट यहाँ पे बेस पेयर ऐड होते जाएंगे. सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, यहाँ पे U आएगा A के अपोजिट, यानी कि थाइमिन के जगह पे यूरेसिल आएगा. यहाँ पे T है तो यहाँ पे T है तो A आ जाएगा, T है तो A आएगा, A है तो U आएगा, G है ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा. तो ऐसे ही बेस पेयर्स ऐड होते जाएंगे और यहाँ पे ये जैसे जैसे बेस पेयर आते ऐड होते जाएंगे, आगे आगे चलते जाएंगे, ये यहाँ से एमआरएनए के प्रोडक्शन स्टार्ट होता जाएगा. आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे डीएनए को अनवाइंड करते 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 यहाँ पे ये बेस पेयर्स ऐड होते जाएंगे, निकलते जाएंगे. ऐसा प्रोसेस चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस पूरा एमआरएनए प्रोड्यूस ना हो पाए. अब यहाँ पे हमारा पूरा एमआरएनए लेट से प्रोड्यूस हो गया है. अब हमें लेके आना है एमआरएनए को बाहर. ठीक है, बाहर कहाँ पे लेके आना है हमें एमआरएनए को, हमें अभी एमआरएनए हमारा डीएनए के अंदर, सॉरी, एमआरएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर, एमआरएनए को हम साइटोप्लाज्म में लेके आएंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम है उसके ऊपर लेके आएंगे. ठीक है, तो ये था हमारा आरएनए पॉलीमरेज. यहाँ से एमआरएनए का प्रोडक्शन हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड लग गए, अब ये आया न्यूक्लियस के बाहर. ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन उसी को बोलते हैं. यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यही है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की, दैट प्रोडक्शन mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on the DNA. The production of mRNA, production, ध्यान से सुनिएगा, production of mRNA as per the sequence of nucleotide present on the DNA. इस DNA के ऊपर जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उसके थ्रू हम जो mRNA प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बोलते हैं.
ठीक है। अब ये दो स्ट्रैंड, यहाँ पे दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, एमआरएनए प्रोड्यूस हो गया जो कि कॉम्प्लीमेंटरी था ये स्ट्रैंड के। देन एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में लेके आए। अब आएगा हमारा राइबोसोम। अब ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और वहां पे ही हमारा एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया राइबोसोम। अब ये है टीआरएनए। अब टीआरएनए होता क्या है? अब टीआरएनए एक ऐसी चीज है जो कि क्या करता है, अमीनो एसिड को लेकर आता है। अब अपने सेल के अंदर रैंडमली अमीनो एसिड फैले हुए हैं। टीआरएनए उन अमीनो एसिड को पिक करता है और यहाँ पे लेके आता है। उनके सर पे एक अमीनो एसिड लगा हुआ होता है और ये अमीनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट होके एक लंबे से चेन बनाते हैं जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो वो हमें एक प्रोटीन का फॉर्म करके देगी। तो यहाँ पे ये राइबोसोम लग गया और इसके ऊपर भी टीआरएनए के ऊपर भी एक कोड होता है। तीन कोड हमें यहाँ पे यूज करके प्रोटीन का बनाना है। यहाँ पे 3 कोड हो गए, इसके ऊपर 3 कोड आएंगे। ये जो 3 कोड हो गए उसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट कोडॉन, उसे हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। ठीक है। ये ट्रिपलेट कोडॉन वी कैन से इसके अपोजिट जो कोड होगा एंटी कोडॉन जो कि टीआरएनए पे प्रेजेंट होगा, वो एंटी कोडॉन इस पे अटैच करेगा और जब वो मैच किया तो ही यहाँ पे वो प्रोटीन एक अमीनो एसिड रिलीज होगा और दूसरे अमीनो एसिड से कनेक्ट होगा थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे टीआरएनए आ जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है, अपने एंटी कोडॉन को लाता है, ट्रिपलेट कोडॉन पे रखता है। अगर मैच किया लॉक हो गया तो ही ये टीआरएनए निकल के चला जाता है, वहां पे अमीनो एसिड को छोड़ देता है। ठीक है। ये थी बेसिक सी प्रोसेस। तो यहाँ पे 1 ट्रिपलेट कोडॉन हो गया। ट्रिपलेट यानी कि 3 कोडॉन। 1 ट्रिपलेट कोडॉन गिव राइज टू 1 अमीनो एसिड, अनदर ट्रिपलेट कोडॉन विद गिव राइज टू 2nd अमीनो एसिड और ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। ये राइबोसोम अटैच हो गया, ये फर्स्ट टीआरएनए आया वो अटैच हो गया, उसने देखा मैच कर रहा है, लॉक हो गया, बेस पेयर भी हो गई, यहाँ पे वो चला गया, अमीनो एसिड उसने छोड़ दिया। 2nd टीआरएनए आया, उसने भी यही प्रोसेस की, 2nd ट्रिपलेट कोडॉन को देखा, एंटी कोडॉन मैच हो रहे हैं, ठीक है, उसने अमीनो एसिड को छोड़ दिया और वो चला गया। अब ये 2 हो गए। अब राइबोसोम थोड़ा इस तरफ मूव होगा, यहाँ के हो गए। ठीक है। ये आगे बढ़ गया, एमआरएनए आगे बढ़ गया और राइबोसोम यहाँ से आगे बढ़ गया, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, यानी कि वो आगे के ट्रिपलेट कोडॉन को भी यूज कर सके। तो यहाँ पे जब राइबोसोम आगे बढ़ रहा है तो उससे प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, यानी कि लोकेशन वो अपनी चेंज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ऑफ लोकेशन ऑफ द राइबोसोम व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी? दिस वाज द ट्रांसक्रिप्शन जो हमने एमआरएनए बनाया। अब ट्रांसलेशन जो हम ट्रांसलेट कर रहे थे, यहाँ पे आ रहा था टीआरएनए, वो राइबोसोम के अंदर अमीनो एसिड को लेके वो छोड़ के चला जा रहा था, वो था ट्रांसलेशन। अब जब राइबोसोम आगे आगे बढ़ेगा वो होगा हमारा ट्रांसलोकेशन। तो ऐसे 3 स्टेप्स थे। अब ये आगे आगे बढ़ते चला जाएगा और लास्ट में जब आएगा ट्रिपलेट कोडॉन वो उसे ट्रांसलेट करके वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड की चेन, ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, ये फिर कनेक्ट हो जाएगा और एक आएगा वो कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे लंबी सी पॉलीपेप्टाइड की चेन जब बनेगी तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी एंड यहाँ पे हमारा प्रोटीन बन जाएगा और वो यूजेबल फॉर्म में होगा। ठीक है। तो ये था हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ? डीएनए से स्टार्ट हुआ। डीएनए को पहले हमने अनवाइंड किया थ्रू द आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। अब अनवाइंड करने के बाद क्या हुआ? अनवाइंड करने के बाद वहाँ पे एमआरएनए का प्रोडक्शन हुआ। एमआरएनए को प्रोड्यूस किया, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। फिर एमआरएनए चला गया राइबोसोम के अंदर और वी कैन से साइटोप्लाज्म के अंदर।
देन राइबोसोम में आया टीआरएनए। टीआरएनए क्या लेके आया? अमीनो एसिड लेके आया, ठीक है। वो ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में ऐड करते गया, ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में वो ऐड करते गया एक एक अमीनो एसिड को एंटो ट्रिपलेट कोडॉन के थ्रू, और ये हमारा प्रोसेस था ट्रांसलेशन का। और जैसे जैसे ऐड करते गया राइबोसोम मूव किया, राइबोसोम नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन के लिए मूव किया, राइबोसोम मूव्स टू नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे हमारा प्रोटीन क्या हो गया? सिंथेसिस हो गया। तो क्या हुआ एग्जैक्टली? पहले डीएनए को अनवाइंड किए हमने थ्रू आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो कि एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया। एमआरएनए मतलब कि सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, जो उसमें क्या था? मैसेज था, जो मैसेज लेके जा रहा था, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर वो राइबोसोम में गया, राइबोसोम के अंदर टीआरएनए आया अमीनो एसिड को लेके ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में, जिसमें एंटीकोडॉन लगा हुआ था। टीआरएनए में एंटीकोडॉन था, वो मैच किया, लॉक किया, वहाँ पे एक अमीनो एसिड को छोड़ के वो चला गया, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। देन राइबोसोम आगे बढ़ गया नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन के लिए, तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हुआ। और ऐसे जब हमें बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, तो यहाँ पे हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। तो ये थी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल थी। अब अभी आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगी आपको, आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लोगे तो थोड़ी हार्ड लग सकती है, बट ऐसे जब आप डिटेल में पढ़ोगे, बहुत बार गो थ्रू करोगे, तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस आपको देखने मिलेगी। और इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट आता है विच इज म्यूटेशन। अब क्या है? म्यूटेशन इज नथिंग बट द सडन चेंज। अब इतनी लंबी प्रोसेस है, कुछ ना कुछ चेंज आता ही होगा, और वो चेंज किधर भी हो सकता है। कहीं वो डिलीशन हो गया, किसी न्यूक्लियोटाइड का डिलीट हो गया, न्यूक्लियोटाइड अपनी प्लेस चेंज कर लिया, या कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके टाइप्स भी आते हैं जिसको आपको डिटेल में इतना स्टडी नहीं करना है, तो बट आपको ये याद रखना है, म्यूटेशन इज अ सडन often permanent change in the nucleotide sequence of a DNA or RNA that alters an organism's trait caused by errors in replication or environmental factor। जो किससे हो सकता है? जो रेप्लिकेशन के दौरान या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के दौरान, जैसे कि रेडिएशन हो गया, केमिकल्स हो गया, उसके दौरान हो सकता है म्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कैंसर भी एक इसका एग्जाम्पल है। कैंसर में होता क्या है? कोई भी रेडिएशन आ गए, कोई भी केमिकल्स के थ्रू यहाँ पे म्यूटेशन होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। बहुत सारे म्यूटेटेड सेल्स अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो वो क्या करते हैं? कैंसर को क्यूराइज करते हैं, और यही एक म्यूटेशन का बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकेंड पार्ट है इवोल्यूशन का, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।